हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2026 का जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है इसके कंटेंट को कवर करेंगे। जितना सारा इसमें कंटेंट दिया हुआ है उससे जुड़े हुए सारे ही एमसीक्यू को हम लोग देखेंगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। इस वीडियो को कवर करने के बाद इस मैगजीन में आपके काम के लायक कुछ भी नहीं बचेगा। तो जिनको भी अभी हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम देना है, खास करके 72 बीपीएससी जिनको भी देना है, और भी कुछ राज्यों में जो भी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, तो आप सबके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत में लगातार सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किनके नाम दर्ज हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 जून 2026 को, ये डेट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी ने लगातार 4399 दिन निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ये भी आपको जो है 4399 दिन जो है इसको भी नहीं भूलना है और 10 जून 2026 को भी नहीं भूलना है। इसी डेट को ये इस रिकॉर्ड को तोड़े हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज था। नेहरू जी 13 मई 1952 से लेकर 27 मई 1964 ईस्वी तक लगातार 4398 दिन निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और 1952 से पहले 1947 से 1952 की जो अवधि है उसमें भी जो है वो भी नेहरू जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में शामिल है ये भी, परंतु वो उस समय निर्वाचित नहीं थे। अंतरिम सरकार का जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसके प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पर थे। इलेक्शन होने के बाद जो पहली बार वो निर्वाचित हुए थे तो 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक वो निर्वाचित रहे थे। तो ये हुआ। और उसके बाद देखिए वही है कि परंतु वह निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं माना जाता है, इसलिए लगातार सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का जो रिकॉर्ड है ये नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जून 2026 में कर्नाटक के 34वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डीके शिव कुमार। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 जून 2026 को डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें कर्नाटक के 34वें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये 34वें मुख्यमंत्री हैं और शपथ इनको जो है कौन दिलवाए हैं, तो राज्यपाल थावर चंद गहलोत। जी परमेश्वर को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा INS संशोधक, सी। देखिए यही INS संशोधक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है INS संशोधक भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एक अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक यानी जल सर्वेक्षण पोत है। इसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE ने किया है। इसे कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर नौसेना में कमीशन किया गया। इसी अवसर पर INS दूनागिरी और INS अग्रय को भी नौसेना में शामिल किया गया। तो INS अग्रय के बारे में क्या है कि INS अग्रय जो है, INS अग्रय भारतीय नौसेना का एक उन्नत पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत है। और INS दूनागिरी जो है ये भारतीय नौसेना का एक अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह के युद्धपोतों को एक साथ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय। इस तीनों को एक साथ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। तो देखिए दिया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है उस पर 3 स्वदेश निर्मित नौसैनिक प्लेटफॉर्म एक साथ कमीशन किया गया। INS दूनागिरी एक स्टील्थ फ्रिगेट है और INS संशोधक जो है ये भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है यानी कि सर्वे वेसल है। INS अग्रय पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट है। तीनों का निर्माण गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि GRSE कोलकाता के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि हाल ही में जोधपुर में एक सफल परीक्षण किया गया है दिव्यास्त्र MK1। ये क्या है। तो जोधपुर में ये परीक्षण हुआ, इसको याद रखिए। तो जोधपुर में ये परीक्षण हुआ है, जोधपुर में जो परीक्षण हुआ है इस सफल परीक्षण किसका, दिव्यास्त्र MK1 का। तो ये दिव्यास्त्र MK1 क्या है, तो ये भी स्वदेशी सुसाइड ड्रोन है। देखिए यहाँ पर यही दिव्यास्त्र MK1 है, ये जो आप देख रहे हैं यही दिव्यास्त्र MK1 है। तो दिया है कि दिव्यास्त्र MK1 भारत का एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI संचालित लोइटरिंग म्यूनिशन है, जिसे सुसाइड ड्रोन या कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। लखनऊ स्थित डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप होवेरिट, ये होवेरिट कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। एक स्टार्टअप है जो लखनऊ बेस्ड स्टार्टअप है। तो इसके द्वारा विकसित ड्रोन को जून 2026 में भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के जोधपुर में सफल परीक्षण और प्रदर्शन किया गया। यह लगभग 95% जो है ना स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखिए
अभिज्ञान ऐप, इसका विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो अभिज्ञान ऐप का जो विकास है ये किया गया है एनसीआरबी के द्वारा। दिया है कि अभिज्ञान ऐप का विकास राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के द्वारा किया गया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अपराध नियंत्रण एवं जांच व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है और फिंगरप्रिंट के आधार पर ये केवल 35 सेकंड में आपराधिक रिकॉर्ड उपलब्ध करा देता है। तो अभिज्ञान ऐप एनसीआरबी के द्वारा किया गया। उसके बाद ये बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, यानी कि दिनेश त्रिवेदी। देखिए दिया कि दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्रदान कर दिया गया। इससे पहले विजयलक्ष्मी पंडित और डॉक्टर कर्ण सिंह को भी राजदूत रहते हुए ऐसा दर्जा मिल चुका है। उच्चायुक्त जो है हाई कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ देशों में की जाती है। अब देखिए यानी बाकी देशों में राजदूत होता है और जो भी राष्ट्रमंडल देश है यानी कि जो कभी पहले ब्रिटेन देश का गुलाम हुआ करता था, तो राष्ट्रमंडल देशों में हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त नियुक्त किया जाता है। विश्व की सबसे लंबी 2 वे सड़क सुरंग जोजिला सुरंग किन क्षेत्रों को जोड़ती है? तो जोजिला सुरंग जो है सी कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ती है। देखिए यहाँ पर दिया है कि जोजिला सुरंग जो है इसकी लंबाई 13.153 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी जो लगभग 11,578 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ये 11,578 फीट। यह कश्मीर घाटी के सोनमर्ग को लद्दाख के मीनामर्ग से जोड़ती है। तो रूट क्या है? कश्मीर श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, यानी कि जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बीच में कारगिल भी पड़ता है। तो श्रीनगर कारगिल लेह ये इसका रूट हो गया। इसका जो निर्माण कार्य है मई 2018 में प्रारंभ हुआ और जून 2026 में पूरा हो गया। इसका जो निर्माण है MEIL यानी कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो यही कंपनी के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। नेक्स्ट देखिए, आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने वाला 36वां राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। देखिए दिया है कि पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने वाला 36वां राज्य है। योजना की शुरुआत जो है 23 सितंबर 2018 को हुई। पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है और यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52। तो देखिए यहाँ पर QS का क्या फुल फॉर्म है? क्वैक्वेरेली साइमंड्स। QS रैंकिंग जो है इसका फुल फॉर्म है क्वैक्वेरेली साइमंड्स। तो 2027 की रैंकिंग में विश्व का जो है 1504 विश्वविद्यालय इसमें शामिल किया गया और इस 1504 में भारत का 52 विश्वविद्यालय शामिल है, 52। विश्वविद्यालयों की संख्या के आधार पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। ठीक है, और सबसे फर्स्ट रैंक जो है अमेरिका का है जिसका 184 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है। तो विश्वविद्यालयों की संख्या के आधार पर भारत जो है 5वें स्थान पर है और फर्स्ट रैंक पर USA है। तो देखिए भारत का कौन सा शीर्ष 3 संस्थान इसमें शामिल है? तो IIT दिल्ली जो है ये 118वें रैंक पर इसका आया। IIT बॉम्बे 134th रैंक है, 134वां रैंक, और IIT मद्रास जो है 170वें रैंक पर है, 178th। तो IIT दिल्ली जो है इसको आप जरूर याद रखिए। और ओवरऑल जो इसका रैंक किसका सबसे ज़्यादा आया है? तो MIT यूनाइटेड स्टेट्स का है, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है MIT ये अमेरिका में स्थित है, ये 100 स्कोर किया है, तो ये रैंक 1 इसका आया। और उसके बाद जो है इंपीरियल कॉलेज लंदन ये यूनाइटेड किंगडम में आता है, 99.2 रैंक के साथ ये सेकेंड रैंक पर है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये USA में ही है, इसको भी सेम जो अंक मिला है 99.2। तो इस तरह से इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA ये दोनों रैंक 2 पर है। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि यूनाइटेड किंगडम में है UK में, ये रैंक 4 पर है। तो एक तरह से आप इसका ओवरऑल जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ये रैंक 1 पर है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, ICGS अक्ष है, ये क्या है? ये जो नाम आप सुने ICGS अक्ष है, ये क्या है? तो ये त्वरित गश्ती पोत है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ICGS अक्ष है भारतीय तटरक्षक बल का त्वरित गश्ती पोत है, यानी कि फास्ट पेट्रोल वेसल है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। यह अदम्य श्रेणी यानी अदम्य क्लास का पोत है। इसका उपयोग समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव एवं तटीय सुरक्षा में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट कुसा ये किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विस्तारित दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। यानी कि प्रोजेक्ट कुसा किस चीज़ से संबंधित है? क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल है? क्या ये परमाणु पनडुब्बी है? क्या ये ड्रोन झुंड प्रणाली है? तो नहीं, विस्तारित दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है।
देखिए दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट कुशा का विकास डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वदेशी लंबी दूरी के वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करना है। इसमें M1, M2 और M3 इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित की जा रही है। इसकी अनुमानित मारक क्षमता 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और इसे रूस की जो हम लोग S-400 प्रणाली का जो स्वदेशी विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो S-400 जो हम लोग रक्षा प्रणाली को खरीदे हैं रसिया से, तो उस जैसा ही ये स्वदेशी विकल्प के रूप में इसको बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट कुशा के तहत। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्वदेशी मिशन सुदर्शन चक्र, एक सुदर्शन चक्र नाम का मिशन है, मिशन सुदर्शन चक्र। इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है कि महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके तहत 2035 तक भारत के लिए एक व्यापक स्वदेशी AI सक्षम बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाया जा रहा है। तो मिशन सुदर्शन चक्र के तहत जो है ना 2035 तक प्रोजेक्ट रखा गया है कि भारत को अभेद्य बनाया जाए, बाहरी किसी भी दुश्मन देश के मिसाइल से भारत की रक्षा की जाए। तो मिशन सुदर्शन चक्र के तहत जो है प्रोजेक्ट कुशा को ही लॉन्च किया गया है। इसी मिशन सुदर्शन चक्र के तहत 2035 तक में इसका मकसद पूरा करना है। नेक्स्ट देखिए रुद्र M2, ये क्या है? रुद्र M2 जो है ये हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। देखिए रुद्र M2 एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र में किया गया। इसका विकास DRDO ने किया है और इसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। यह उच्च सटीकता के साथ जमीनी लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले ICBM को अवरोधित यानी कि इंटरसेप्ट करने की क्षमता प्राप्त करने वाला विश्व का भारत कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5वां। देखिए दिया है कि भारत ने स्वदेशी बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। अब भारत 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाले ICBM को इंटरसेप्ट भी कर सकता है। भारत से पहले यह मारक क्षमता 4 देशों के पास थी। कौन कौन? तो पहले अमेरिका, रसिया, चाइना और इजराइल, इन 4 देशों के पास पहले से ये प्रणाली मौजूद है और भारत अब 5वां देश बना है। ICBM का फुल फॉर्म है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए अब देखिए भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा बना है? तो सही जवाब हो जाएगा B, सुरहाताल, जयप्रकाश नारायण, पश्चिमी बिहार। देखिए दिया कि उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है उसमें स्थित सुरहाताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का ये 13वां रामसर स्थल है। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स होती है। रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन जो है इसमें 1971 ईस्वी में ये ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। भारत रामसर अभिसमय का 1982 ईस्वी से सदस्य बना है। नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए दिया हुआ है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 रामसर स्थल है तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जिसमें 13 रामसर स्थल है और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से बिहार है, उड़ीसा है, पंजाब है। बिहार, उड़ीसा, पंजाब तीनों में 6-6 करके रामसर स्थल है। तो चूँकि बिहार से जुड़ा हुआ एग्जाम आप लोग तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, तो बिहार के सभी रामसर स्थल कौन सा है इसको देखना जरूरी है। तो देखिए बिहार में 6 रामसर स्थल कौन सा है? पहला है कांवड़ झील या कांवड़ ताल, ये बेगूसराय जिले में स्थित है और बिहार की पहली रामसर साइट है। 2020 में इसको घोषित किया गया था और यह बूढ़ी गंडक नदी से बनी एक गोखुर झील यानी कि ऑक्सबो लेक है। दूसरा गोगाबिल झील कटिहार में है। तो ये गंगा और महानदी के संगम के पास स्थित है। यह झील राज्य का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य और देश का 94वां रामसर स्थल है। तीसरा है नागी पक्षी अभ्यारण्य, ये जमुई जिले में है। तो जमुई जिले में स्थित यह आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य, यह भी जमुई जिले में स्थित है और इसे नागी पक्षी अभ्यारण्य के साथ ही रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। 5वां है गोकुल जलाशय जो बक्सर जिले में पड़ता है। गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राकृतिक गोखुर या ऑक्सबो लेक है। और उदयपुर झील जो है ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक प्राकृतिक झील है जो कई प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन विश्राम स्थल है। नेक्स्ट देखिए मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना के बारे में दिया है कि ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा B, पंजाब। देखिए दिया है कि यह पंजाब सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। पात्र महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और जो अनुसूचित जाति की पात्र महिलाएं हैं उसको 1500 रुपये प्रतिमाह इसके तहत दिया जाता है। और इसकी घोषणा 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया था। नेक्स्ट देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की यात्रा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा B, फ्रांस और स्लोवाकिया। देखिए दिया हुआ है यह यात्रा 13 से 18 जून 2026 के बीच हुई है। फ्रांस में पहले ये फ्रांस गए, तो फ्रांस के नीस शहर में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत और फ्रांस ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस एट द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI इन कानपुर।
तो ये कानपुर में जो है एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कोई एक वहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान खोला जाएगा। कहाँ पर? कानपुर में। लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस अंडर द पीएम सेतु स्कीम। ये जो खोला जा रहा है तो पीएम सेतु स्कीम के अंडर तो खोला जा रहा है। द सेंटर विल प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग इन एरोस्पेस मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहोल, एमआरओ एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस। यानी कि ये जो सेंटर खोला जाएगा तो ये एरोस्पेस और मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहोल इन सब फील्ड में प्रशिक्षण देने के लिए खोला जाएगा। कहाँ पर? कानपुर में। अब देखिए उसके बाद प्रधानमंत्री चले गए कहाँ पर? अगले कंट्री के यात्रा पर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड अ हिस्टोरिक स्टेट विजिट टू स्लोवाकिया उसके बाद गए। फ्रॉम जून 14 to 16, 2026, मार्किंग द फर्स्ट टाइम एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ विजिटेड द कंट्री सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1993। 1993 के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया देश का दौरा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया कि द लैंडमार्क विजिट सक्सेसफुली एलिवेट बायलैटरल टाइज टू अ फॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप। Prime Minister Modi held extensive bilateral talks with Slovak Prime Minister Robert Fico and President Peter Pellegrini। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे प्राइम मिनिस्टर वो थे कौन? रॉबर्ट फिको, और प्रेसिडेंट वहाँ के थे रॉबर्ट पेलेग्रिनी इन ब्राटिस्लावा। तो जो स्लोवाकिया की राजधानी है, कैपिटल है, वो ब्राटिस्लावा है पहले, तो ये याद रखिए। और प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको और प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी। ड्यूरिंग हिज हिस्टोरिक स्टेट विजिट टू ब्राटिस्लावा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड with Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross फर्स्ट क्लास। तो ये जो उनको हाईएस्ट ऑनर दिया गया, वहाँ का जो सबसे बड़ा सम्मान है, द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, इससे सम्मानित किया गया बाय स्लोवाक प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी। तो इस तरह से पहले वो फ्रांस के दौरा पर गए और फ्रांस के दौरा में जो है कानपुर में एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहाँ पर खोला जाएगा, जिसमें स्किल यानी कि प्रशिक्षण देने का एक संस्थान है। ये कानपुर में इसको खोला जाएगा फ्रांस के सहयोग से। और फिर स्लोवाकिया गए, तो स्लोवाकिया में ब्राटिस्लावा जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ पर वहाँ का सर्वश्रेष्ठ जो हाईएस्ट ऑनर है वो इनको दिया गया, द ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास। चलिए नेक्स्ट देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी फ्रांस ने किया। इसका आयोजन 15 से 17 जून 2026 के बीच एवियन लेस बेंस में हुआ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अतिथि देश यानी कि गेस्ट कंट्री के नेता के रूप में आमंत्रित किया गया। तो इसका सही जवाब तीनों ही हो जाएगा, तीनों ही इसका सही स्टेटमेंट है, यानी कि डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि वर्ष 2026 में G7 की अध्यक्षता जो है यानी कि रोटेटिंग प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास थी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन था ये। तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 के बीच फ्रांस के एवियन लेस बेंस में आयोजित किया गया। इसकी मेज़बानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। G7 के स्थायी सदस्य कौन सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। यूरोपीय संघ भी जो है इसमें भाग लेता है। 2014 में रूस को इससे बाहर कर दिया गया था। भारत सहित ब्राज़ील, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के नेताओं को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और इसका प्रमुख विषय क्या रहा? तो वैश्विक आर्थिक असंतुलन, क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन, संगठित अपराध तथा यूक्रेन एवं पश्चिमी एशिया से जुड़े भू राजनीतिक मुद्दे। तो यहाँ पर जो G7 में कौन सा मेंबर अभी हम लोग देखें वो देखिए, तो 7 देश को हम लोगों को पुराना है। तो पहला यहाँ पर आपको दिख गया कनाडा, दूसरा अमेरिका, तो कनाडा USA ये हो गया। और उसके बाद ये देखिए ये यूनाइटेड किंगडम हो गया 3, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो 1 2 3 4 5 6, इटली 6 हो गया और ये हो गया आपको 7वां जापान। पहले रसिया भी था लेकिन अब इसको 2014 में जो यूक्रेन पर हमला हुआ था तो उसके बाद इसको वापस हटा दिया गया। तो इस तरह से टोटल 8 कंट्री यहाँ पर, 7 कंट्री G7 में आपको दिख रहा है। तो ये हो गया ये कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो इस तरह से ये सब कंट्री है। अब देखिए मोदी जी लगातार 7वीं बार इसमें जो है भाग लिए और 53वां जो नेक्स्ट G7 होने वाला है वो अमेरिका में होगा। अब देखिए वीवा टेक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होने वाला यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और टेक इवेंट है। एक कार्यक्रम है जिसका नाम है वीवा टेक। तो वीवा टेक जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होता है और यूरोप का ये सबसे बड़ा स्टार्टअप और टेक इवेंट है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और मोदी जी इसमें भी पार्टिसिपेट किए। इस बार जो मोदी जी अभी गए फ्रांस, तो वीवा टेक में भी ये शामिल हुए और मोदी जी इसमें भी पार्टिसिपेट किए और वीवा टेक ने जून 2026 में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है। इस साल ये 10वीं वर्षगांठ मनाया है। इस बार मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक और टिकाऊ पर्यावरण तकनीक यानी कि ग्रीन टेक पर था।
विवाटेक 2023 में भारत को आधिकारिक तौर पर कंट्री ऑफ ईयर चुना गया था। कंट्री ऑफ द ईयर 2023 भारत को चुना गया था इस विवाटेक में। तो नेक्स्ट अब देखिए, टाइम मैगजीन की वर्ष 2026 की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्मृति मंधाना। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि स्मृति मंधाना टाइम मैगजीन की जो 100 सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 है, उस सूची में इसको शामिल किया गया है। यानी कि सबसे शक्तिशाली स्पोर्ट्स क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली 100 खिलाड़ियों की सूची में स्मृति मंधाना को जगह मिला है। वे इस सूची में शामिल होने वाली विश्व की केवल 2 क्रिकेट हस्तियों में से एक है। विश्व की केवल 2 क्रिकेट हस्तियों में से एक है। और इनके साथ साथ जो दूसरा है वो दक्षिण अफ्रीका के टेम्बा बावुमा को शामिल किया गया है। तो टेम्बा बावुमा साउथ अफ्रीका और स्मृति मंधाना इंडिया। उन्हें टाइटन्स श्रेणी में स्थान दिया गया है, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, लेब्रॉन जेम्स और कार्लोस अल्काराज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। स्मृति मंधाना टेस्ट, वनडे और T20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। उनकी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है उसके द्वारा महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2024 और 2026 का खिताब जीता गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के 2027-28 कार्यकाल के लिए निम्नलिखित में से किन देशों का गैर अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट सदस्य के रूप में निर्वाचन हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि ऑस्ट्रिया, किर्गिज़स्तान, पुर्तगाल, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो और जिम्बाब्वे। इन 5 देशों का यहाँ पर चयन हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने ऑस्ट्रिया, किर्गिज़स्तान या किर्गिस्तान कुछ भी बोल सकते हैं, पुर्तगाल, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो और जिम्बाब्वे, इनको UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा, यानी कि पूरा 2027 और पूरा 2028 2 साल का कार्यकाल होगा। किर्गिस्तान पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है। ये देश डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया का स्थान लेंगे। इससे पहले जो 5 देश को रिप्लेस करने वाला है ये 5 देश, तो कौन सा 5 देश हटने वाला है? तो डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। और इन लोगों का कार्यकाल जो है, इन देशों का कार्यकाल 2026 के अंत में समाप्त हो जाएगा। UNSC में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है गैर अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर हैं। अस्थायी सदस्य जो है इसमें कौन सब शामिल है P5 में? तो अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, ये सब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का परमानेंट मेंबर है। उसके बाद देखिए, गैर अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल है 2 वर्ष का होता है, तथा उनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। भारत जो है कुल 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर चुना जा चुका है। कब कब ये देखना होगा, 1950-51 में पहली बार, उसके बाद 1967 से पूरा 1967 और पूरा 1968, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 और 2021-22। तो भारत जो है आखिरी बार 2021 और 2022 के लिए जो है इसका अस्थायी मेंबर चुना गया था। तो आखिरी बार जिसमें भारत जो है 2 बार परिषद की अध्यक्षता भी किया था। देखिए, विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है UN जनरल असेंबली UNGA, इसके 8वें सत्र 1953 ईस्वी की अध्यक्ष चुनी गई थी। वह इस पद पर चुनी जाने वाली दुनिया की पहली महिला और एकमात्र भारतीय हैं। तो विजया लक्ष्मी पंडित ये जो है दुनिया की पहली महिला हैं जो UNGA की अध्यक्ष चुनी गई थी। अब तक कुल 5 महिला इसकी अध्यक्षता कर चुकी हैं और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं ये है पारुथा नैनी हरीश जो है ये अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, जो 1 सितंबर 2024 से इस पद पर कार्यरत हैं। तो अब जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसका जो परमानेंट मेंबर है उसके बारे में हम लोग देखिए कि परमानेंट मेंबर इसमें कौन सब हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अमेरिका हो गया, 2 नंबर पर ये ब्रिटेन हो गया, तीसरे नंबर पर फ्रांस हो गया, चौथे नंबर पर रसिया हो गया और 5वें नंबर पर यहाँ पर चाइना हो गया। यहीं पर है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये हो गया आपको 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना, यही जो है इसका 5 स्थायी मेंबर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन,
फ्रांस, रसिया और चाइना। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जून 2026 में अमेरिका ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते, जिसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा जाता है, पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहाँ पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्साई महल। जो वर्साई का महल है उसमें, जो फ्रांस में है। देखिए, अमेरिका ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौता, जिसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा गया है, इसका नाम पाकिस्तान की मध्यस्थता के कारण इस्लामाबाद इसके नाम में जोड़ा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर 17 जून 2026 को G7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के वर्साई महल में, यानी कि पैलेस ऑफ वर्सलिस में इसको हस्ताक्षर किया। और वर्साई का जो महल है फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध और भव्य ऐतिहासिक महल है, जो पेरिस से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह महल 17वीं शताब्दी के राजा लुई 14वें के द्वारा इसको बनवाया गया था। लुई 14वें के द्वारा इसको बनवाया गया था और यह अपने असीमित भव्यता, वास्तुकला और विशाल बागों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। 1979 ईस्वी में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 28 जून 1919 ईस्वी को इसी महल में वर्साई की संधि हुई थी, जिस पर हस्ताक्षर हुआ था और जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद जो संधि हुई थी 28 जून 1919 ईस्वी को, वर्साई की संधि, जिसके तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, वो इसी महल में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा मेवेन, यानी कि मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, ये जो मिशन है ये किस अंतरिक्ष एजेंसी की का मंगल कक्षीय है, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन था? तो ये है सी, नासा का। यानी कि जो मेवेन मिशन है ये नासा का मिशन था, जिसको अब खत्म कर दिया गया है, समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। देखिए दिया है मेवेन का फुल फॉर्म क्या है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। दिया है यहाँ पर कि यह नासा का मंगल कक्षीय मिशन था, जिसे 18 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। जून 2026 में इस मिशन को आधिकारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल के वायुमंडल के छलन, यानी कि एटमॉस्फेरिक स्केप तथा जलवायु परिवर्तन के इतिहास का अध्ययन करना था। इसने क्यूरियोसिटी और पर्सेवरेंस जैसे मंगल रोवरों के लिए संचार, यानी कि डेटा रिले का भी कार्य किया है। संपर्क टूटने के बाद भी यह अंतरिक्ष यान अगले 50 से 100 वर्षों तक मंगल की कक्षा में परिक्रमा करता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जून 2026 में भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आने वाली वेनेजुएला की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेल्सी रॉड्रिगेज। देखिए यहाँ पर दिया है कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज जो हैं 3 से 7 जून 2026 तक भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आई हैं और नई दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता में ऊर्जा सुरक्षा, कच्चा तेल, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स तथा निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा क्षेत्र, विशेषकर कच्चे तेल, क्रूड ऑयल के व्यापार को महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिल्ली में आयोजित हुआ है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुआ है। तो इसमें घोषित क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाना। देखिए दिया कि क्वाड में भारत है, अमेरिका है, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश शामिल है। क्रिटिकल मिनरल्स आधुनिक उद्योगों एवं रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक खनिज हैं। इनकी सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बैठक में प्रशांत द्वीपीय देशों को समुद्री केबल नेटवर्क से जोड़ने का भी निर्णय लिया गया। तो जो भी प्रशांत द्वीपीय देश है उसको समुद्री केबल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। हाल ही में भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की द्विपक्षीय वार्ता कहाँ पर हुई है? तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान। देखिए यहाँ पर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये वार्ता हुई है और 13 महीने के बाद जो है दोनों नेताओं की पहली प्रत्यक्ष द्विपक्षीय बैठक हुई थी और वार्ता G7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस में हुई है। अब देखिए, मई जून 2026 में भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आने वाले म्यांमार के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसको देखिए। कि राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की यात्रा की। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार स्थित महाबोधि मंदिर बोधगया के दर्शन से किया। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। चलिए देखिए, यहाँ पर सही जवाब डी है। यह कि म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे और राष्ट्रपति पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के दर्शन से की। नई दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से द्विपक्षीय वार्ता हुई। नई दिल्ली में वार्ता में व्यापार, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष सहयोग तथा भारत म्यांमार सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया गया। अब देखिए, म्यांमार से कौन कौन राज्य की सीमा भारत की टच करती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन्हीं 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। आसियान देशों में म्यांमार एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा जिसकी भूमि जो है भारत से टच करती है। तो भारत और म्यांमार का जो बाउंड्री है ये 1643
किलोमीटर यानी कि 1643 किलोमीटर साझा करती है। इसके अलावा म्यांमार और इंडोनेशिया भारत के साथ समुद्री सीमा भी साझा करता है आसियान देशों में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, मई 2019 में CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का विलय करके किस नए सांख्यिकी या निकाय का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा NSO। देखिए यहाँ पर दिया है 2019, इसको जरूर याद रखिएगा। 2019 में ही CSO और NSSO को मिलाकर NSO बनाया गया था। तो मई 2019 में भारत सरकार ने CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का विलय करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि NSO का गठन किया। NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अधीन कार्य करता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। CSO का कार्य जो है राष्ट्रीय आय यानी कि GDP, सकल मूल्यवर्धन GVA, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI तथा आर्थिक जनगणना से संबंधित आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन करना था। जो CSO है यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसकी स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था और औद्योगिक सांख्यिकी शाखा इसका जो है कोलकाता में भी था। और अब देखिए NSSO जो है, इसका प्रमुख कार्य रोजगार, बेरोजगारी, उपभोक्ता व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अन्य सामाजिक आर्थिक विषयों पर नमूना सर्वेक्षण यानी सैंपल सर्वे के माध्यम से आंकड़े एकत्र करना था। NSSO जो है, इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। देश भर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी थे और दोनों में अंतर मुख्य रूप से यही था कि CSO जो है ये आंकड़ों का संकलन और संकलित विश्लेषण करता था। जो भी आंकड़े आते थे उसका संकलन करता था और उसका विश्लेषण करता था, जबकि NSSO जो है ये जमीनी स्तर पर फील्ड सर्वे करके डेटा एकत्र करता था। तो यही दोनों में मूल रूप से अंतर था। अब देखिए NSO के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो ये जो है कितनी रही? तो ये है D 7.7%। देखिए यहाँ पर दिया है NSO ने 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर जो है 7.7% अनुमानित किया है। प्राथमिक क्षेत्र पे GDP वृद्धि दर जो है 3.2%, द्वितीय क्षेत्र में GDP वृद्धि दर 8.8% और तृतीय क्षेत्र में GDP वृद्धि दर 9.3% रहा है। 3.2%, 8.8%, 9.3%। अब देखिए स्थिर कीमतों पर यानी कि कांस्टेंट प्राइस पर GDP लगभग जो है 323.13 लाख करोड़ रुपए आंकी गई और प्रति व्यक्ति आय जो है 1.93 लाख करोड़ आंका गया। उसी तरह से जो करंट प्राइस है, चालू कीमत है, उसके आधार पर GDP लगभग 346.36 लाख करोड़ रुपए आंका गया और प्रति व्यक्ति आय जो है 2.08 लाख रुपए आंका गया। करोड़ नहीं, लाख रुपए। प्रति व्यक्ति आय 2.08 लाख रुपए। यह पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर वृद्धि का संकेत देती है। अब देखिए रक्षा उत्पादन में जो है भारत का लक्ष्य वर्ष 2029-30 तक कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा C 3 लाख करोड़ रुपए। देखिए वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा। सरकार 2029-30 तक इसे जो है 3 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में रक्षा निर्यात जो है 38,424 करोड़ रुपए, जो कि 2029 से 39 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इस लक्ष्य के प्रमुख आधार है। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। दिया है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर 6.6% बताई गई है। 6.6% ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स के अनुसार। यह रिपोर्ट वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की वर्तमान रेपो रेट कितना है? तो वर्तमान रेपो रेट RBI का है C 5.25%। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों यानी कि कमर्शियल बैंक्स को अल्पकालीन ऋण देता है। अगर दीर्घकालीन ऋण देगा तो उसको बैंक रेट बोलेंगे, लेकिन अल्पकालीन ऋण देगा तो उसको रेपो रेट बोलेंगे। और मौद्रिक नीति समिति जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। रेपो रेट बढ़ने से ऋण महंगा हो जाता है और रेपो रेट अगर कम कर दिया जाए तो ऋण सस्ता हो जाएगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, जितना भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है उन सब को अगर बढ़ा दिया जाए तो इससे जो है ऋण महंगा हो जाएगा और लोन जो है उसके लोन जो है देना बहुत महंगा पड़ जाएगा बैंक के लिए। और अगर इन सब को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR इन सब को अगर कम कर दिया जाए तो लोन सस्ता हो जाएगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ के रखिए। रेपो रेट बढ़ने से ऋण महंगा हो जाता है और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR इन सब के घटने से ऋण जो है लोन सस्ता हो जाता है।
अब देखिए वर्तमान द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में इसे 5.25% यथावत रखा गया है रेपो रेट को। तो वर्तमान में क्या स्थिति है, देखिए रेपो रेट वर्तमान में है 5.25% और रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 5.50%, CRR 3% है, SLR 18% है और 2026-27 के लिए मुद्रास्फीति दर जो है ये अनुमानित कितना है 5.17% और GDP ग्रोथ रेट कितना है 6.6%, जो भी हम लोग देखें। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद निजी क्षेत्र की देश की पहली स्वर्ण खदान कहाँ पर प्रारंभ की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जो कि आंध्र प्रदेश में जो कुर्नूल जिला है उसमें जोनागिरी नाम के स्थान पर। तो स्वतंत्रता के बाद निजी क्षेत्र की देश की पहली स्वर्ण खदान है ये। तो देखिए दिया है कि ये जो जोनागिरी कुर्नूल आंध्र प्रदेश है, यह स्वतंत्रता के बाद निजी क्षेत्र की पहली स्वर्ण खदान है। इसका विकास जो है जियो मैसूर सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। परियोजना में लाइफ मेटल्स एंड एनर्जी और त्रिवेणी ग्रुप इसके भी द्वारा सहयोग किया जा रहा है और यहाँ प्रतिवर्ष 1000 kg सोना का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डी, यानी कि 2022-23। देखिए पहले WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसका आधार वर्ष 2011-12 था और अब इसको बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। नए सूचकांक में वस्तुओं की संख्या अब 697 पहले थी, उससे बढ़ाकर अब 957 हो गया है, 957 अब कर दिया गया है और WPI का प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया जाता है। अब सबका आधार वर्ष एक बार देखिए GDP का वर्तमान में आधार वर्ष अब 2022-23 हो चुका है। IIP जो है उसका भी आधार वर्ष 2022-23 हो चुका है और WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसका भी आधार वर्ष 2022-23 हो गया है और जो CPI है उसका आधार वर्ष 2024 हो चुका है। तो कुल मिला के हम लोग देखें कि सिर्फ CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसका जो है 2024 है, बाकी सबका 2022-23 है। GDP 2022-23, IIP इंडस्ट्रियल वाला 2022-23 और WPI होलसेल वाला तो ये भी 2022-23 और लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 2024। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी PM किसान की 23वीं किस्त कहाँ से जारी की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुगली पश्चिम बंगाल से। देखिए प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के हुगली से 23वीं किस्त जारी किया। PM किसान योजना 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया था। पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये जो है दिया जाता है 3 समान किस्तों में, 3 किस्त में 6000 रुपये दिया जाता है और प्रत्येक 4 महीने पर 2000 रुपये की राशि सीधे DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेज दी जाती है। अब देखिए एक परियोजना है किसाऊ परियोजना, तो किसाऊ बांध परियोजना जो है किस नदी पर प्रस्तावित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोंस नदी। देखिए दिया है कि टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, टोंस नदी जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। परियोजना जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रस्तावित है और इसकी प्रस्तावित क्षमता 422 मेगावाट है। परियोजना से जुड़े राज्य या यूटी टोटल 6 है, टोटल 6 राज्य या यूटी जो है ना इस परियोजना से जुड़ा है, जिसमें एक तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। तो आपको ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है ये दोनों ही इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद देखिए CEPA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो CEPA है, CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये भारत ने हाल ही में किस देश के साथ लागू किया, तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी, ओमान। देखिए यहाँ पर दिया है CEPA का फुल फॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत और ओमान के बीच यह समझौता 18 दिसंबर 2025 को हुआ था। यह 1 जून 2026 से लागू हो गया है। इसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट देखिए भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वर्तमान में भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो बी, धीरज सेठ। देखिए धीरज सेठ जो है भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हैं, धीरज सेठ। आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं और अजय कोचर जो है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। तो धीरज सेठ, इसको याद रखिए, धीरज सेठ सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी आशुतोष दीक्षित और अजय कोचर ये भी याद रखिए। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका हो जाएगा विवेक अग्रवाल। देखिए FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका फुल फॉर्म है FATF का क्या, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण यानी कि टेरर फाइनेंसिंग पर कार्य करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। FATF का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। तो FATF जो है इसके बारे में यही है कि विवेक अग्रवाल जो है FATF के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अब देखिए वर्ल्ड बैंक में भारत की ओर से नए कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नीलकंठ मिश्रा। देखिए नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है और इसकी स्थापना 1940 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुई थी।
देखिए जून 2026 में सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 जून 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सीजे हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ध्यान रखिएगा कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि एक परंपरा बनी हुई है कि इसके अनुसार मुख्य न्यायाधीश ही जो है शपथ सबको दिलाने का कार्य करते हैं। मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाना हो तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, लेकिन अन्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति के ही द्वारा जो है एक तरह से नियुक्त किया जाता है सीजेआई को, कि सीजेआई ही उनको शपथ दिलाते हैं। तो यही है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, जबकि परंपरा के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने के लिए अधिकृत किया गया। इन नियुक्तियों के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अब कुल संख्या टोटल 37 हो चुकी है। 36 1 + 36 यानी कि टोटल एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 36 न्यायाधीश, तो टोटल 37 हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृत कुल पदों की संख्या 38 है, यानी कि टोटल 38 पद हो सकता है और अब टोटल 37 पद वर्तमान में है, एक पद अभी भी खाली है। अब जो 5 न्यायाधीश आए हैं उनका नाम देखिए कि जस्टिस सील नागो, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के। जस्टिस श्री चंद्रशेखर, पूर्व न्यायाधीश झारखंड हाईकोर्ट। जस्टिस संजीव सचदेवा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। जस्टिस अरुण पल्ली और वी मोहना, ये जो वी मोहना है ये वरिष्ठ अधिवक्ता सीधे बार काउंसिल से ये पदोन्नत होकर आई हैं और सुप्रीम कोर्ट की कुल ये 12वीं और वर्तमान में सेकंड महिला, यानी कि ये महिला हैं। और अभी तक में सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितनी न्यायाधीश रही हैं, तो टोटल 12वीं न्यायाधीश हैं ये वी मोहना। और वर्तमान में कितना महिला न्यायाधीश है, तो वर्तमान में 2 महिला न्यायाधीश है। तो अब दोनों का नाम भी देखना होगा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल 2 महिला न्यायाधीश हैं, कार्यरत हैं, और दोनों का नाम क्या है, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, ये पहली न्यायाधीश हैं, जस्टिस BV नागरत्ना, और वर्तमान में इनका चुनाव हुआ है न्यायमूर्ति वी मोहना, जस्टिस वी मोहना। इन्होंने हाल ही में 2 जून 2026 को इनको नियुक्त किया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है UNGA, इसके 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा C, खलीलुर रहमान। देखिए यहाँ पर दिया कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान जो UNGA के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने साइप्रस के राजदूत एंड्रियास कोकोरिस को पराजित किया। 81वां सत्र 9 सितंबर 2026 से प्रारंभ होगा। इससे पहले जो 80वां सत्र था उसके अध्यक्ष जर्मनी के एनालेना बेयरबॉक थी, तो जर्मनी के एनालेना बेयरबॉक थी। अब देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रदान किए जाने वाले मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल 2026 प्राप्त करने वाले भारतीय शांति सैनिक कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा B, नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान और लांस हवलदार हरभजन सिंह। तो सुजीत और हरभजन ये दोनों याद रखिए। यहाँ पर देखिए कि 5 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में डैग हैमरशोल्ड मेडल प्रदान किया गया। ये जो पदक है, ये जो सम्मान है, ये संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों यानी कि UN पीस कीपिंग मिशंस के लिए इस दौरान जो है UN पीस कीपिंग मिशंस जो है उस दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य, पुलिस एवं नागरिक कर्मियों को मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। वर्ष 2026 में टोटल 33 देशों के 68 शांति सैनिकों को यह सम्मान प्रदान किया गया। भारत के भी इसमें 2 शांति सैनिक शामिल थे, वही नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान जो दक्षिणी सूडान में कार्यरत थे और बाद में इनका देहांत हुआ, शहीद हुए, और लांस हवलदार हरभजन सिंह कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ये कार्यरत थे। और इन दोनों को जो है मरणोपरांत ये सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा प्रदान किया गया। देखिए वुल्फ प्राइज जो भौतिकी के लिए दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में, इसको पाने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन बने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जैनेंद्र के जैन। देखिए प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन भौतिकी यानी फिजिक्स में वुल्फ प्राइज पाने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक बने। वुल्फ प्राइज विश्व के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कारों में से एक है। यह इजराइल स्थित वुल्फ फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे भविष्य के नोबेल पुरस्कार का संकेतक भी माना जाता है। अब देखिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया, तो ये हैं B, नीरज चोपड़ा। देखिए नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार जो है पारुल चौधरी को मिला। सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार परवीर सिंह को दिया गया। एथलेटिक्स को सर्वाधिक समर्थन देने वाला राज्य उड़ीसा को चुना गया। उसके बाद देखिए हमारी संसद, ये जो पुस्तक के लेखक और प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ जिनका अभी हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है, कौन थे, तो इसका सही जवाब है सुभाष कश्यप। यही सुभाष कश्यप जी हैं जिनके बुक को हम लोग UPSC में हमेशा सबसे प्राथमिकता में रखते हैं। तो देखिए सुभाष कश्यप प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ थे। ये 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा में महासचिव भी रह चुके हैं। उन्हें 2015 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था और वन नेशन वन इलेक्शन समिति के सदस्य भी थे ये।
देखिए एक बुक है द लॉफुल एंड द ऑफुल, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है, तो सी तुषार मेहता। द लॉफुल एंड द ऑफुल पुस्तक के लेखक तुषार मेहता। देखिए द लॉफुल एंड द ऑफुल पुस्तक तुषार मेहता के द्वारा लिखा गया। जस्ट बीइंग अ मेमोयर, ये रोमिला थापर लिखी है। जस्ट बीइंग अ मेमोयर, रोमिला थापर। चाइनाज वॉर्स, विजय गोखले। चाइनाज वॉर्स, विजय गोखले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन अमिस्ताद। तो ऑपरेशन अमिस्ताद किस देश में चलाया गया राहत अभियान है, तो ये वेनेजुएला में। अभी जो हाल फिलहाल में भूकंप आया था, तो देखिए वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद भारत ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन अमिस्ताद। इसके तहत राहत सामग्री एवं चिकित्सकीय दल भेजा गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन अमिस्ताद। अब देखिए 45वें नंबर में दिया हुआ है वर्ष 2026 का 57वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है IFFI 2026, ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। कब, 20 से 28 नवंबर 2026 के बीच। और इसमें गेस्ट कंट्री किसको चुना गया है, तो स्पेन को। तो 57वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में होगा, गेस्ट कंट्री स्पेन। देखिए भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीस, फ्रांस में। दिया है कि भारत इनोवेट्स 2026 भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय टेक कार्यक्रम है, ये भारत का ही कार्यक्रम है, बस नीस फ्रांस में इसको आयोजित करवाया गया। इसका आयोजन 14 से 16 जून 2026 के बीच फ्रांस के नीस शहर में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य भारत के नवाचार एवं स्टार्टअप पारिस्थितिकीय तंत्र को वैश्विक मंच देना है। अब देखिए नॉर्वे शतरंज यानी कि नॉर्वे चेस जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आर प्रज्ञानंद। देखिए आर प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज जीतने वाले पहले भारतीय बने, वे भारत के शीर्ष युवा ग्रैंड मास्टर में शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए कि प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। ये फर्स्ट टाइम हुआ है तो इसलिए इसको याद रखिए, पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप जो है अहमदाबाद में आयोजित हुई। इसका आयोजन वर्ल्ड योगासना एवं भारतीय ओलंपिक संघ IOA के सहयोग से हुआ है। भारत इसमें 114 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा। अब 114 पदक जो भारत जीता है, जिसमें 102 स्वर्ण है, 9 रजत है और 3 कांस्य है। जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो एक बार गूगल पे चेक करना पड़ा कि क्योंकि स्वर्ण तो हमेशा सबसे कम ही होता है और उसके बाद रजत और कांस्य होता है, यहाँ पर उल्टा था। लेकिन बाद में ये वेरीफाई होने के बाद बिल्कुल सही निकला कि ये जो 114 पदक भारत जीता है वह इस विश्व योगासन चैंपियनशिप में, जिसमें 102 स्वर्ण है, 9 रजत है और 3 कांस्य है। जापान इसमें भारत फर्स्ट रैंक पर आया, भारत इसमें प्रथम स्थान पर है, और जापान जो है इसमें दूसरे स्थान पर हो गया और अर्जेंटीना जो है इसमें तीसरे स्थान पर है। अब देखिए फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल के विजेता कौन बने, तो ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव। देखिए इसका सही जवाब है जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव पुरुष एकल के विजेता बने, और महिला एकल का जो खिताब है रूस की मीरा आंद्रिएवा ने जीती। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, फ्रेंच ओपन जो 2026 का पुरुष एकल है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी और मीरा आंद्रिएवा ये रसिया के। अब देखिए तीसरी एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप जो हुआ है, एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार। देखिए दिया है कि तीसरी एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप मलेशिया के सारावाक में आयोजित हुआ। मलेशिया में आयोजित हुआ है स्क्वैश चैंपियनशिप थर्ड, और कौन सा, तो एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप मलेशिया में हुआ, सारावाक में। और भारत के जो अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार जो हैं, इन दोनों की जोड़ी जो है पुरुष युगल का खिताब जीता। फाइनल में पाकिस्तान की जोड़ी को हराया गया। भारत ने लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है। अब देखिए महिला सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन विजेता है कौन बना, तो सी इसका भारत ही विजेता बना है। देखिए महिला सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन गोवा में संपन्न हुआ। भारत फाइनल में बांग्लादेश को हराया। भारत छठी बार इस प्रतियोगिता का विजेता बना है, और सैफ का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो कुल मिला के हम लोग देखें कि महिला सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 की जो विजेता है भारत है। अब नेक्स्ट देखिए अंडर 18 पुरुष हॉकी एशिया कप 2026 का विजेता कौन बना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, भारत। अंडर 18 पुरुष हॉकी एशिया कप 2026 का विजेता देखिए अंडर 18 पुरुष एवं महिला दोनों जो हॉकी विश्व कप है, इसका आयोजन जापान में भी हाल फिलहाल में हुआ है। तो आयोजन जापान में हुआ। अब पुरुष वर्ग में भारत जो है विजेता बना है और जापान उप विजेता बना। तो पुरुष वर्ग में भारत विजेता बना है, और महिला वर्ग में चीन विजेता बना है, और जापान इसमें सेकंड रैंक पर और भारत थर्ड रैंक पर। यानी कि पुरुष वर्ग में विजेता भारत बना रैंक 1, और महिला वर्ग में भारत का रैंक 3rd आया। ये भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा। अब देखिए 19वां IPL जो भी हाल फिलहाल में हुआ है, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का विजेता कौन बना, तो सही जवाब सी हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु।
देखिए दिया कि आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी, उप विजेता गुजरात टाइटंस रहा। और ऑरेंज कैप जो है इस बार यानी कि सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वैभव सूर्यवंशी के नाम हुआ है, 776 रन। ये बिहार से हैं, तो बिहार के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि टोटल 776 रन इनके द्वारा बनाया गया, टोटल 72 छक्का ये मारे हैं, और इसमें 1 शतक शामिल है और 5 अर्धशतक इनके द्वारा लगाया गया। साथ ही साथ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि एमवीपी भी इन्हीं यही बने हैं, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी का खिताब भी इनको ही मिला है। तो ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, ये सब वैभव सूर्यवंशी। अब देखिए पर्पल कैप, सर्वाधिक विकेट कागिसो रबाडा, दक्षिण अफ्रीका ने जीता। तो पर्पल कैप जो है वो जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं उनको पर्पल कैप दिया जाता है। तो कागिसो रबाडा को जो है, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, उनको पर्पल कैप दिया गया। अब देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम ने 21 जून 2026 को खेले गए FIH नेशंस कप के फाइनल में मेज़बान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर ऐतिहासिक खिताब जीता। इसको नॉर्मल पॉइंट है, तो याद रख लीजिए। भारतीय महिला हॉकी टीम के द्वारा जो है FIH महिला नेशंस कप एक टूर्नामेंट है, FIH महिला नेशंस कप, इसमें न्यूजीलैंड को हरा दिया गया और भारतीय महिला हॉकी टीम जो है इसमें जीत गई। अब नेक्स्ट देखिए, जर्मनी के हैम्बर्ग में जारी टॉप 500 रैंकिंग के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लाइन साइन। देखिए दिया है कि ISC यानी कि इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस जो जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित हुआ है, टॉप 500 रैंकिंग में चीन का जो चाइना का है ये सुपर कंप्यूटर, चाइना का लाइन साइन नाम का जो कंप्यूटर है, इसको विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। किसको? लाइन साइन को। अब देखिए, यह उच्च प्रदर्शन संगणना यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी कि HPC के क्षेत्र में अग्रणी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनकर उभरा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जहाज पुनर्चक्रण यानी कि शिप रिसाइकलिंग में। देखिए दिया है कि अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत वैश्विक शिप रिसाइकलिंग में जो है अग्रणी देश बन गया है। भारत का प्रमुख जहाज पुनर्चक्रण केंद्र गुजरात के अलंग में है। तो गुजरात जो है ना, गुजरात का जो अलंग नाम का जगह है वो अब शिप रिसाइकलिंग में जो है बहुत आगे बढ़ चुका है अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार। यह विश्व के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड में शामिल है। चलिए यहाँ पर देखिए, विश्व का पहला AI कला संग्रहालय, AI आर्ट म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डेटालैंड अमेरिका। तो देखिए यहाँ पर है कि डेटालैंड अमेरिका जो है जो कि लॉस एंजलिस शहर में है, डाउनटाउन द ग्रैंड LA कॉम्प्लेक्स में स्थापित किया गया है। तो डेटालैंड अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में स्थापित किया गया है, डाउनटाउन के द ग्रैंड LA कॉम्प्लेक्स में। यहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाता है और यह AI और कला के समन्वय का अनूठा उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विपो के बारे में कि विपो की जो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग है उसमें जियो प्लेटफॉर्म्स ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 20वां। विपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, इसका जो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग है उसमें जियो प्लेटफॉर्म्स को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 28। देखिए यहाँ पर दिया है कि जियो प्लेटफॉर्म्स ने विपो के PCT रैंकिंग में 20वां स्थान प्राप्त किया। यह सूची में शामिल होने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कंपनी है। विपो का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यूरोसैटरी फ्रांस के पेरिस में आयोजित होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा यानी कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी प्रदर्शनी है। इसका आयोजन प्रत्येक 2 साल पर किया जाता है। इसमें भूमि, हवाई रक्षा और गृह सुरक्षा से जुड़े वैश्विक सैन्य उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है। हाल ही में इसका आयोजन 15 से 19 जून 2026 तक पेरिस में किया गया। तो यूरोसैटरी एक आयोजन है, एक प्रदर्शनी है रक्षा उत्पाद से जुड़ा हुआ और तकनीक से जुड़ा हुआ। तो यूरोसैटरी का आयोजन जो है हर 2 साल पर किया जाता है फ्रांस के पेरिस शहर में, और अभी हाल फिलहाल में आयोजित। आपको सीधा ये पूछा जा सकता है कि यूरोसैटरी जो है एक प्रदर्शनी है रक्षा उत्पादन से जुड़ा हुआ, तो ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो फ्रांस के पेरिस शहर में। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि IIT मद्रास के द्वारा विकसित मानव मस्तिष्क यानी कि ब्रेन स्टेम के 3D एटलस का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंकर यानी कि ANCHOR एंकर। यही है ये ब्रेन स्टेम यानी कि IIT मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये मानव मस्तिष्क है, ब्रेन स्टेम का 3D एटलस है। देखिए यहाँ पर दिया कि IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने ब्रेन स्टेम का विश्व का सबसे विस्तृत 3D एटलस विकसित किया है। इसका नाम एंकर रखा गया है। यह तंत्रिका विज्ञान यानी कि न्यूरोसाइंस एवं चिकित्सा अनुसंधान में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है,
इसको मैं ठीक इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि बाद में जो आप लोग PDF पढ़ेंगे तो उसमें कहीं दिक्कत ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि भारत का पहला स्वदेशी AI वीडियो जनरेशन मॉडल वरिया किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? तो ये वरिया जो है अवतार.ai के द्वारा विकसित किया गया है। सी देखिए भारतीय टेक स्टार्टअप अवतार.ai ने वरिया नाम से एक विकसित किया है स्वदेशी AI वीडियो जनरेशन मॉडल। तो यह भारत का पहला स्वदेशी AI वीडियो जनरेशन मॉडल है वरिया। इसका उपयोग AI आधारित वीडियो निर्माण में किया जाएगा। तो AI आधारित जो भी वीडियो निर्माण है उसमें इसका उपयोग किया जाएगा वरिया नाम के प्लेटफॉर्म का, और ये AI वीडियो जनरेशन मॉडल है अवतार.ai नाम की कंपनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि 58 नंबर का कि फीफा विश्व कप 2026 का आधिकारिक गेंद ट्रायोंडा को अंतरिक्ष में किस संगठन ने भेजा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नासा। देखिए यहाँ पर दिया है कि नासा एवं एडिडास ने फीफा विश्व कप 2026 की जो आधिकारिक गेंद है, आधिकारिक गेंद का नाम है ट्रायोंडा, उसको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में भेजा गया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी कि माइक्रोग्रेविटी में गेंद की गति, संतुलन एवं घूर्णन का अध्ययन करना है। यह खेल विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान का संयुक्त प्रयोग है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट यानी कि GSER 2026 के अनुसार एशिया का शीर्ष AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजिंग। देखिए दिया है कि GSER 2026 के अनुसार बीजिंग जो है एशिया का शीर्ष AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर है। बंगलुरु इस मामले में दूसरे स्थान पर है। विश्व के शीर्ष 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम में बंगलुरु 15वें स्थान पर है। बंगलुरु विश्व के दूसरे सबसे बड़े AI टैलेंट हब भी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि विश्व के सबसे बड़े वेल कब्रिस्तान यानी कि वेल ग्रेवयार्ड की खोज कहाँ की गई है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो वेल कब्रिस्तान है, वेल ग्रेवयार्ड है, इसकी खोज की गई है B एवं C यानी कि हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम स्थित डायमेंटिना जोन में। तो यही जो ग्रेवयार्ड है, वेल ग्रेवयार्ड, ये खोजा गया है हिंद महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि चीनी वैज्ञानिकों ने पनडुब्बी फैनडोउझे, एक पनडुब्बी का नाम है फैनडोउझे, तो चीनी वैज्ञानिकों ने पनडुब्बी फैनडोउझे की सहायता से इसकी खोज की। यह खोज हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित जो डायमेंटिना जोन है, डायमेंटिना जोन ये जो मान के चलिए ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला जो पार्ट है ना, इसी को डायमेंटिना जोन बोलते हैं, ये वाला पार्ट। तो इसी हिंद महासागर का ये पार्ट है, तो इसी जोन में जो है डायमेंटिना जोन में इस ग्रेवयार्ड की खोज की गई है। तो देखिए इसे विश्व का सबसे बड़ा वेल ग्रेवयार्ड माना गया है। अब देखिए भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा C, तमिलनाडु में। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत यह परियोजना शुरू की गई है। इसे रामनाथपुरम तट पर जो है स्थापित किया जाएगा, रामनाथपुरम तट के पास स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य समुद्री जैव विविधता और मत्स्य संसाधनों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट देखिए कि त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो B, नई दिल्ली में। अब नाम त्रिपुरा लगाया तो आप त्रिपुरा मार सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब नई दिल्ली हो जाएगा। तो देखिए इसका आयोजन त्रिपुरा सरकार ने किया है। उद्देश्य त्रिपुरा का जो अनानास है, पाइनएप्पल, उसको वैश्विक ब्रांड बनाना है, जिसको क्वीन अनानास यानी क्वीन पाइनएप्पल बोला जाता है। इसको 2014 में GI टैग प्राप्त हुआ और 2018 से इसको जो है ना राज्य फल घोषित कर दिया गया है। तो अभी इसका जो है ना आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि मेघालय की जो गारो और खासी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ एक मेढक की प्रजाति खोजी गई है, उसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम हो जाएगा C, एंगेराना ऑक्सीडेंस। एंगेराना ऑक्सीडेंस इसका नाम रखा गया है, यही मेढक है, आप देख लीजिए। तो देखिए यह एक नई प्रजाति मेघालय के गारो एवं खासी पहाड़ियों में खोजी गई है। यह जैव विविधता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज है और भारत पूर्वोत्तर क्षेत्र के समृद्ध उभयचर यानी कि एम्फीबियन विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो यही है एंगेराना ऑक्सीडेंस, और ये मेढक की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो मेघालय का जो गारो और खासी पहाड़ी है वहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट निक्सी। निक्सी का फुल फॉर्म है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो निक्सी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा C, 2003 में। देखिए निक्सी का फुल फॉर्म है क्या? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका उद्देश्य भारत के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत एवं सुरक्षित बनाना है। नेक्स्ट देखिए ब्रिक्स क्लस्टर वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा C, वाराणसी में। देखिए यहाँ पर दिया है कि ब्रिक्स क्लस्टर वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 4 से 5 जून 2026 को आयोजित हुआ। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। इसमें ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा हुई है।
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का अधिकार को किस अधिकार का हिस्सा माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार। यानी कि फुटपाथ पर चलने का जो अधिकार है अब आपका ये मौलिक अधिकार है और इसको कोई नहीं छीन सकता है। देखिए दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। इसे अनुच्छेद 19(1)(d) यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 यानी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा गया। यह निर्णय पैदल यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए भव्या नाम का एक पोर्टल का शुभारंभ कौन किया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका पीयूष गोयल। देखिए दिया है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भव्या पोर्टल का उद्घाटन किया, लॉन्च किया। भव्या का फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। भारत औद्योगिक विकास योजना इस भव्या का नाम है। इसका उद्देश्य देश भर में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का, इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप करना इसका मकसद है। यह औद्योगिक अवसंरचना यानी कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। और भव्या तो आप देख लीजिए 100 इंडस्ट्रियल पार्क को स्थापित किया जाएगा, लेकिन भव्या एक बिहार में भी भव्या नाम से पोर्टल है, तो एक अन्य संदर्भ में भी भव्या नाम के पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। और बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य पोर्टल है उसको भी भव्या नाम से जाना जाता है। तो देखिए भव्या पोर्टल बिहार में इसे बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल यानी भव्या के रूप में जाना जाता है। तो एक भव्या हो गया इंडस्ट्री से जुड़ा, इंडस्ट्रियल पार्क से जुड़ा जो सेंटर का है, और एक बिहार में भव्या पोर्टल है जो कि हेल्थ से जुड़ा हुआ हो गया। अब देखिए दिल्ली बर्ड एटलस यानी दिल्ली बर्ड एटलस जो है विश्व की राजधानियों में नई दिल्ली का कौन सा स्थान है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, द्वितीय। देखिए हाल ही में जारी दिल्ली बर्ड एटलस यानी कि दिल्ली बर्ड एटलस के अनुसार नई दिल्ली को पक्षी विविधता यानी कि बर्ड डाइवर्सिटी के मामले में दुनिया की राष्ट्रीय राजधानियों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दिल्ली में पक्षियों की 471 प्रजातियां दर्ज की गई और इस सूची में केन्या की राजधानी नैरोबी पहले स्थान पर है। तो केन्या की राजधानी जो कौन है? नैरोबी, ये पहले स्थान पर इसमें आता है और दिल्ली जो है दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार 1991 से 2025 के दौरान एशिया में तापमान वृद्धि की दर क्या रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, दोगुना हो चुका है। देखिए WMO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें दिया है कि रिपोर्ट के अनुसार 1991 से 2025 के बीच एशिया में तापमान जो है उसकी वृद्धि दर 1961 से 1990 के बीच का जो 30 साल है उस 30 साल की तुलना में जो अगला 30 साल है 1991 से 2025 के बीच, तो टेम्परेचर दोगुना हो चुका है। यह जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। अब 70वें नंबर पर आइए, भारत ने 2011 से 2020 के बीच कितनी मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त एवं वनों से रहित भूमि का पुनर्स्थापन यानी रीस्टोरेशन कर दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 21.7 मिलियन हेक्टेयर। देखिए दिया है कि यह जानकारी भारत की बॉन चैलेंज पर दूसरी प्रगति रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा IUCN के द्वारा जारी किया गया। तो भारत का जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है वो और IUCN के द्वारा जो है इसको जारी किया गया। भारत भूमि पुनर्स्थापन यानी कि लैंड रिस्टोरेशन के वैश्विक लक्ष्य की दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो है भारत जो है टोटल 21.7 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है उसको रिस्टोर किया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सिप्री। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का रक्षा व्यय कितना रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92.1 अरब डॉलर, 92.1 अरब डॉलर। देखिए सिप्री रक्षा व्यय पर वैश्विक रिपोर्ट जारी करता है। वर्ष 2025 में भारत का रक्षा व्यय 92.1 अरब डॉलर रहा। रक्षा व्यय के मामले में भारत विश्व के 5वें स्थान पर है, यानी कि रक्षा के मामले में खर्च करने में जो है भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 का एक पुरस्कार है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025। ये पुरस्कार किसको दिया गया, किसको सम्मानित किया गया? तो सी हो जाएगा मेजर अभिलाषा बराक को। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने मेजर अभिलाषा बराक को यह सम्मान प्रदान किया है। यह सम्मान पाने वाली वे भारत की तीसरी सैन्य अधिकारी बनी। इससे पहले मेजर सुमन गवानी और मेजर राधिका सेन को यह सम्मान मिल चुका है। मेजर सुमन गवानी और मेजर राधिका सेन को यह सम्मान मिल चुका है। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को प्राप्त हुआ है 70वां स्थान। तो देखिए यहाँ पर WEF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, हाँ ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत ने 120 देशों की सूची में 70वां स्थान
प्राप्त किया है। इस सूचकांक में भारत का स्कोर कितना है, 100 में 54.9 रहा। यह पिछले वर्ष की तुलना में 2 पायदान ऊपर चढ़ा है, तो भारत 2 रैंक इंप्रूव किया। इस रैंकिंग में स्वीडन पहले स्थान पर है, तो नॉर्वे के बगल में जो स्वीडन है ये फर्स्ट रैंक लाया, और फिनलैंड जो है उसके बगल का ही देश है तो 2 स्थान पर ये है, और डेनमार्क जो है ये भी आसपास ही है तो ये तीसरे स्थान पर आया, और भारत 78 रैंक पर है, 70वां। तो रैंक 1 इस स्वीडन को जरूर याद रखिए, और भारत का 70वां रैंक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 10वां सदस्य देश कौन बना है, तो इसका बी हो जाएगा उज्बेकिस्तान। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक उज्बेकिस्तान। देखिए दिया है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना ब्रिक्स देशों ने 2015 में की थी। उज्बेकिस्तान इसका 10वां सदस्य देश बना। यह NDB में शामिल होने वाला मध्य एशिया का पहला देश है, मध्य एशिया का, और NDB का मुख्यालय कहाँ है, शंघाई, चाइना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल की जो कांस्य प्रतिमा है वो किस विधि से बनाई गई थी, तो ये लुप्त मोम विधि के द्वारा इसको बनाया गया है, यानी कि बी लुप्त मोम विधि। देखिए यहाँ पर दिया है कि इस प्रतिमा का निर्माण लॉस्ट वैक्स कास्टिंग यानी कि लुप्त मोम विधि से किया गया था। इसे मधुचिष्ट विधि भी कहा जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की उत्कृष्ट धातु कला का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए हाल ही में चर्चा में रहा विनिमय डिजिटल प्लेटफॉर्म किस चीज़ से संबंधित है। ये जो विनिमय डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये किस चीज़ से संबंधित है, तो सी स्थलीय बंदरगाहों के एकीकृत संचालन। क्या डिजिटल भुगतान, नहीं। रेलवे टिकट, नहीं। कृषि विपणन, नहीं। स्थलीय बंदरगाह के एकीकृत संचालन से जुड़ा है विनिमय डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए दिया हुआ है कि विनिमय नाम का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, विनिमय एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य देश के लैंड पोर्ट्स के संचालन को एकीकृत एवं डिजिटल बनाना है। जितना भी लैंड पोर्ट्स है, जितना भी बंदरगाह वगैरह है, उन सबको एक एकीकृत करना इसका मकसद है। इससे सीमा पार व्यापार एवं आवागमन अधिक सुगम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत फ्रांस जो है इनोवेशन रोड मैप एक तैयार किया है। भारत फ्रांस इनोवेशन रोड मैप को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका सही जवाब जो है 2030 तक। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि भारत एवं फ्रांस ने इनोवेशन रोड मैप 2030 पर सहमति व्यक्त की है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, AI, रक्षा एवं अनुसंधान में सहयोग बढ़ाना है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान हुई। अब 78 नंबर का देखिए क्वेश्चन कि भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा के दौरान अगले 5 वर्षों में भारत फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार को कितना करने का लक्ष्य रखा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि $20 अरब। देखिए दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 में फ्रांस की यात्रा की। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार $20 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। दोनों देशों ने रक्षा प्रौद्योगिकी, AI तथा नवाचार यानी इनोवेशन में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि क्वाड देशों ने हाल ही में किस नई पहल यानी इनिशिएटिव की घोषणा किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क। देखिए दिया कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में भी हाल फिलहाल में आयोजित हुई है। चारों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की घोषणा की। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित एवं विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना है। तो चलिए इस तरह से हम लोग कंप्लीट इस सीरीज़ को देखें, और ये अगस्त मंथ का जो मैगजीन है उसको हम लोग कंप्लीट किए। ठीक है, तो अगस्त मंथ आपका कंप्लीट हो चुका है, और जिनको भी इस बार 72वीं BPSC में अपीयर होना है और कुछ जो एग्ज़ाम है अदर स्टेट्स में भी, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगस्त मंथ का जो मैगज़ीन है वो कंप्लीट कवरेज है। और इसके बाद जो भी अगला मंथ का मैगज़ीन आएगा हम लोग उसको भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सपोर्ट आप लोगों को करना ही होगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।